नमस्कार दोस्तों, इट्स एंटरटेनिंग एजुकेशन, लेट्स मेक एजुकेशन इजी। और मैं कुशल त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम लगभग 500 से 600 700 जितने भी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं मुख्य जो है एग्जामों में, उनकी हम एक श्रृंखला आपके समक्ष लेकर आए हैं। और पहले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों पर चर्चा की थी। दोस्तों, हम 15 से 20 क्वेश्चनों का वीडियो इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि जब हम उसके उत्तरों पर अच्छे से विश्लेषण करते हैं, यानी कि हम एक प्रश्न में कोशिश करके 5-6 प्रश्न आपके कवर कराते हैं और काफ़ी चीज़ें बताते हैं, तो उसमें हमारा समय ज़्यादा लग जाता है। इस वजह से हम कम प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते हैं और इससे आपको अच्छे से समझ भी हो जाती है। जैसे लिंक हो जाता है, कोई एक प्रश्न है उसका उत्तर तो पता ही चलता है आपको, साथ में कई और चीज़ें लिंक जो रहती हैं उससे, वो भी हम आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मानस का हंस के लेखक हैं, यानी मानस का हंस जो उपन्यास है, इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले आपको सही उत्तर बता दें कि इसका सही उत्तर है अमृतलाल नागर जी। अमृतलाल नागर मानस के हंस के लेखक हैं और 1972 में उन्होंने इस उपन्यास की रचना की थी। यह उपन्यास तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है और इस उपन्यास को क्लासिक सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। इसे हिंदी साहित्य का अमूल्य निधि भी माना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, वह है अमृतलाल नागर। आइए देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, यानी कि ये जो 4 आपको विकल्प मिले हैं, इनमें से कौन सा ऐसा लेखक है जो प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो सबसे पहले आपको सही उत्तर बता दें कि प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हमारे अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और प्रयोगवाद की अगर बात करें तो प्रयोगवाद एक अलग ही टाइप का, मतलब कि समय या रचनाओं का समय था, जिसमें जो है शिल्प और संवेदना के स्तर पर नए नए प्रयोग किए गए और नए नए प्रयोग देखने को मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है। हथियार है से तात्पर्य है कि जो फेंक कर चलाए जाते हैं हथियार, उनको क्या कहा जाता है, यानी उनके लिए यदि एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें अस्त्र शस्त्र भाला और गुलेल ऑप्शन दिया गया है। इसका सही उत्तर है अस्त्र, यानी जो भी जो है हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं, जो भी दूरी से मारे जाते हैं, उसको अस्त्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो पहले जो धनुष और बाण चलाया जाता था, उसमें धनुष को शस्त्र की संज्ञा दी जाती थी, यानी शस्त्र की कैटेगरी में रखा जाता था, और जो बाण होता था, जो तीर उससे निकलता था, उसे अस्त्र की संज्ञा दी जाती थी, यानी अस्त्र की कैटेगरी में रखा जाता था, क्योंकि धनुष को पकड़ कर ही रखा जाता था और उसमें से बाण निकल कर जाता था और दूर व्यक्ति को लगता था, उससे मारा जाता था। तो यानी जितने भी हथियार हैं जो फेंक कर मारे जाते हैं, जिनका दूरी से प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाते हैं, अस्त्र कहलाते हैं। और जो हाथ में लेकर चलाया जाता है, जैसे तलवार हो गया, हाँ, तो इस टाइप के जो भी हथियार हैं उनको शस्त्र कहते हैं। जैसे बंदूक और गोली की बात की जाए तो उसमें से जो गोली निकलती है उसको अस्त्र माना जाएगा और जो बंदूक जो चलाया जाता है वो शस्त्र माना जाएगा। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यह क्वेश्चन है कि आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम, यह पंक्ति किस कवि की है। दोस्तों, इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं और उसके बाद फिर हम उसके सही उत्तर पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है जो है जब अकबर का शासनकाल हुआ करता था भारत में, और वह एक बार फतेहपुर सीकरी में एक कवि को बुलाया था अपने बारे में कुछ प्रशंसा सुनने के लिए कि आप आइए और हमारे बारे में कुछ प्रशंसा सुनाइए। वह कवि जब आए, और उनके लिए मेन चीज़ यह थी कि उन्होंने कुछ भेजा भी नहीं था, साधन भी कुछ नहीं भेजा था, उसको लेने के लिए बुला लिया था। तो वह कवि जब आए तो उन्होंने कहा कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम, यानी कि जो भक्त लोग होते हैं जिनका मन ईश्वर में लगा है,
उनको सीकरी में, फतेहपुर सीकरी से क्या काम है। आने जाने में मेरी जो है हड्डी भी मतलब कि दर्द भी है, टूट भी गई है, और जो है क्या कहते हैं, भगवान का नाम भी भूला जाता है। तो अकबर को यह समझ में आया कि यह कवि अपने भगवान के अलावा किसी की भी चर्चा नहीं करने वाला, और किसी को भी सम्मान मतलब किसी के लिए सम्मानजनक पंक्तियां नहीं गाने वाला है। तो वो कवि हमारे थे कुंभन दास जी, यानी कि कुंभन दास वो कवि थे जिनको फतेहपुर सीकरी बुलाया गया था, और उन्होंने ही इस कवि को गाया था। ये एक महत्वपूर्ण इनके बारे में बात जान लीजिए, ये अष्टछाप के कवि थे, यानी कि अष्टछाप के जो कवि हैं उसमें इनका भी नाम आता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि शकुंतला की अंगूठी के जो नाटककार हैं वो साहित्य अकादमी सम्मान से भी पुरस्कृत हैं, और वो हैं ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, यानी कि सुरेंद्र वर्मा जो है शकुंतला की अंगूठी इनकी एक नाटक है जो कि 1990 में इन्होंने लिखा था। और इनको मुझे चांद चाहिए, यानी कि मुझे चांद चाहिए इनकी एक रचना है, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1996 में, यानी कि 1996 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो ये क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर के माध्यम से हमें बताइएगा कि पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। और यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा लिंक दे देते हैं, यानी छोटा सा क्लू दे देते हैं, उपूप मध्य मनीया नाम ओष्ठव। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। देखिए दोस्तों, हमेशा हमारी वर्तनी में कभी भी जैसे हम जो है किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, लेकिन उसकी लिखावट पर जब ध्यान नहीं देते हैं, हमारी वर्तनी में मिस्टेक होती है, तो यह हमें एग्जाम में बहुत इसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी हमें पता होता है कि सही शब्द क्या है, लेकिन उसकी हमें वर्तनी पता होती है, और अक्सर एग्जाम में हमें जब एक तरह के कई शब्द दे दिए जाते हैं मात्राओं का अंतर करके, तो हमें धोखा हो जाता है। तो इसकी सही वर्तनी है कवयित्री, यानी कवयित्री इस प्रकार लिखा जाता है, यही सही तरीका है कवयित्री लिखने का। और ना तो यह कवियत्री होता है, ना तो कवयित्री होता है, ना तो कवियत्री होता है, इस तरह नहीं लिखा जाता है। इसकी सही वर्तनी यह है कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महर्षि में संधि है। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यह हमारी सही होगी स्वर संधि। और स्वर संधि में यदि बात करें कि कौन सी संधि होगी, तो वह होगी हमारी गुण संधि। आइए देखते हैं कैसे। तो स्वर संधि इसलिए होगी क्योंकि इसमें इसका सही जो हमारा विच्छेद होगा वह होगा महा और धन ऋषि। तो महाधन ऋषि होगा। इसका जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वो आएगा हमारा आ, यानी कि स्वर, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो आएगा हमारा री, यानी कि ये भी स्वर है। और स्वर जब जुड़ते हैं तो वो हमारी क्या होती है, स्वर संधि होती है। इसके बाद बात करें अगर गुण संधि की, तो गुण संधि का नियम यह है कि छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद, यानी दूसरे शब्द में जब पहला वर्ण री आ जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर हमारा रा हो जाता है, मात्रा रहित रा, यानी कि रा के नीचे जब हलंत लगता है मात्रा रहित रा। तो ये हमारा गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा महर्षि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निराशा। निराशा का सही संधि विच्छेद है, यह पूछा गया है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा निधन आशा, ये हमारा सही उत्तर है। जबकि काफ़ी जगह पर काफ़ी लोग निर्धन आशा को भी सही बताते हैं, लेकिन यह टोटली रॉन्ग है, यह सही नहीं है। और निधन आशा हमारा कौन सा संधि होगा अगर पूछा जाए, तो यह हमारी विसर्ग संधि होगी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नामवर सिंह ने अधिकतर लिखा है, यानी कि नामवर सिंह जो लेखन कार्य करते थे वह किस विधा में ज़्यादातर करते थे, तो वह गद्य की आलोचना विधा में ज़्यादातर रचना करते थे, और आलोचना के लिए ही यह जाने जाते हैं। और नामवर सिंह का जिक्र अगर करें, नामवर सिंह की अगर बात करें, तो इनका जन्म 1927 में वाराणसी में हुआ था, और यह करंट के लिहाज से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इनकी मृत्यु जो है वो अभी 19 फरवरी को हुई है 2019 में, और एम्स में, यानी कि नई दिल्ली के एम्स में इनकी मृत्यु हुई है। अगर इनकी उपलब्धियों की बात करें, तो इनको भी साहित्य अकादमी सम्मान मिला हुआ है, और
किस कविता के लिए मिला हुआ है? तो कविता के नए प्रतिमान, इन्होंने एक जो है रचना की थी, कविता के नए प्रतिमान, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इसके साथ ही इनको सलाका सम्मान, जो कि साहित्य जो है हिंदी साहित्य अकादमी देती है नई दिल्ली की, वह भी मिला हुआ है। और उत्तर प्रदेश का जो सम्मान है यानी कि साहित्य भूषण सम्मान, वह भी इनको मिला हुआ है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्थित है, यानी कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा वर्धा। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का एक स्थान है वर्धा, वहीं पर यह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और यह स्थापना 1997 में की गई थी। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसको महात्मा गांधी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि महात्मा गांधी हिंदी के प्रबल समर्थक थे और वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी रखना चाहते थे और मतलब कि लागू करवाना चाहते थे। प्रश्न है कि संसार में संधि है, तो संसार में कौन सी संधि है यह पूछा जा रहा है। 3 ऑप्शन है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्यों होगा? तो आइए देखते हैं। व्यंजन संधि का एक नियम है कि जब भी कभी स्वर रहित माँ, यानी ऐसा माँ जिसके नीचे हलंत लगा रहता है उसको स्वर रहित बोलते हैं, तो स्वर रहित माँ के बाद अंतस्थ अथवा ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, तो उसकी जगह पर क्या हो जाता है? उसकी जगह पर अनुस्वार आ जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सम धन सार। और माँ चूंकि आ रहा है स्वर रहित और उसके बाद ऊष्म व्यंजन आ रहा है, तो इस वजह से हमारा ये क्या हो जाएगा? संसार हो जाएगा और ये अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए इससे जुड़े कुछ तथ्य जानते हैं। रामचरितमानस, देखिए एक क्वेश्चन में वैसे भी इसमें शामिल करने वाला था लेकिन नहीं किया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस, पहले तो सबसे पहले वर्तनी देख लीजिए, रामचरितमानस लिखा कैसे है। रामचरितमानस हमेशा इसी तरह लिखा जाता है। कई जगह पर यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्न में से रामचरितमानस मतलब कि निम्न में से सही वर्तनी है। वहाँ पर राम को अलग दे देते हैं, चरित को अलग दे देते हैं और मानस को अलग, यानी कि सबके बीच में स्पेस दे के लिख देते हैं। और इस तरह कभी कभी रामचरित को एक साथ लिख देते हैं और मानस को अलग लिख देते हैं और उसमें भी पूछ लेते हैं कि सही रामचरितमानस क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि रामचरितमानस जो है ये पूरा एक वर्ड है और ये एक साथ लिखा जाता है। इसके बाद इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी थे और यह राम जी के ऊपर पूरा जो है केंद्रीकृत है और ये राम जी के जीवन का पूरा वर्णन करती है यह कथा। इसके बाद अगर बात करें कि किस भाषा में लिखा गया है, तो यह लिखा गया है हमारी अवधी में। अवधी में इसलिए लिखा गया है क्योंकि राम अवध के थे और अवध का मतलब अयोध्या, जो वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है, लेकिन अवध से तात्पर्य था अयोध्या और उसके आसपास के सभी क्षेत्र। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसे अवधी कहा जाता है और अवधी में ही रामचरितमानस की रचना भी हुई है। अगला प्रश्न जो हमारा है वह है कि दिए गए वाक्यों में संशोधन कीजिए, यानी कि 34वें प्रश्न और 35वें प्रश्न में 2 वाक्य दिए गए हैं और उसमें गलत क्या है उसको संशोधन करके हमें वाक्य को शुद्ध करना है। जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि जैसे ये एक वाक्य दे दिया जाता है और इसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा शब्द इसमें गलत है या कहाँ पर त्रुटि है। लेकिन हम इसको इस तरह से आपको दिए हैं, ऑप्शन नहीं दिए हैं कि हम डिटेल में थोड़ा चर्चा करें। वाक्य है कि वह निसंतान माता पिता हैं। अब यहाँ पर गलती क्या हो रही है कि निसंतान भी दे रहा है और माता पिता भी दे रहा है। कोई व्यक्ति जो निसंतान है वह माता पिता कैसे हो सकता है? तो अगर यहाँ पर बात करें इसको सुधारने की, तो यहाँ पर यह हो सकता है कि वे निसंतान दंपत्ति हैं, यानी कि दंपत्ति का प्रयोग होता है पति पत्नी के लिए, जोड़े के लिए, तो वह निसंतान दंपत्ति हैं, यह इसका सही वाक्य बन सकता है। अथवा यह भी कहा जा सकता है सामान्यतः कि वह निसंतान पति पत्नी हैं, ये भी सही होगा। लेकिन निसंतान माता पिता नहीं हो सकते क्योंकि माता पिता हैं तो सीधा सा मतलब है कि उनकी कोई संतान होगी। अगर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन है कि सोनी विलाप करके रोने लगी, इसमें भी त्रुटि है और इसको भी हमें सुधार करना है।
तो इसको सुधार करके यह लिखा जा सकता है कि सोनी, चूंकि इसमें दिया हुआ है विलाप करके और आगे दिया गया है रोने लगी, तो विलाप करना और रोना एक ही चीज है, तो उसको दो बार एक वाक्य में नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर सिर्फ यह लिख सकते हैं कि सोनी रोने लगी, अथवा यह लिख सकते हैं कि सोनी विलाप करने लगी। इसमें एक ही चीज का यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है, तो इसका सही वाक्य लिख सकते हैं कि सोनी विलाप करने लगी। यहाँ पर रोने को यहाँ से हटा दिया जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी बताया, हम जितने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर सकते थे कर रहे हैं। और अगर आपको कोई कमी नज़र आती है तो वह भी आप हमें कमेंट के माध्यम से या पर्सनली हमें बताएं, हम और सुधार करेंगे। लेकिन पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। यह सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आगे भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताते रहें। और जो एक क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ा था उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।